हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे साथियों, आज इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का डे 3 होगा, तीसरा क्लास होगा। और चैप्टर 12 में हम लोग काफ़ी सारे बात को समझ चुके थे, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज डे 3 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुलाम्स लॉ जो है, कुलाम का नियम, इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो याद करिए जब हम लोग आवेश का गुण बताए थे, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो उस दौरान हमने आपको कुलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। हमने क्या कहा था, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, क्या कहा था देखिए कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम में दो आवेश था, एक Q1 और एक क्या है Q2। देखो सर, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, यानी कि एक समान आवेश है। अगर एक समान आवेश है, इसको हम लोग लाइक चार्ज कहते हैं। अगर लाइक चार्ज रहेगा तो दोनों आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा। बोलो हाँ या ना। अगर सेम चार्ज है तो वो रिपेल करता, और ये डिफरेंट चार्ज है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है निगेटिव चार्ज। तो आप देखिए फिगर से पता चल रही है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। बोलिए अब जरा सा देखिए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, F। या धकेलने में जो बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, F। तो यार देखिए एक बात हम लोग समझते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते कितना है, R। याद करो, पढ़ाए थे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो यहाँ फिगर एक्चुअली आपको एक ही बनाना है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो निगेटिव पॉजिटिव, या तो एक तो निगेटिव नेगेटिव। मतलब या तो लाइक चार्ज वाला या तो अनलाइक चार्ज वाला। इस तरह का हम लोग को फिगर बनाना, मतलब एक समान आवेश या तो असमान आवेश। बोलिए बात क्लियर है, जरा सिंपल है, कितना बात एकदम क्लियर है। कुलॉम्स लॉ क्या कहता है ये जो पहला आवेश है और ये जो दूसरा आवेश है, इसका परिमाण Q1 और क्या है Q2। तो इसके बीच जो बल लग रहा है, इस बल को हमने क्या बोला था, F। तो F जो है वो समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 का। याद होगा, है ना, सबको बोलो ना। ये जो F है, बल है, वो समानुपाती होता है दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, इसके बीच का अगर दूरी r है तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² हो गया। वर्ग मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है तो वर्ग मतलब r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। और इनवर्स बोले तो 1/r² हो जाएगा। और f यही हो गया व्युत्क्रमानुपाती, f व्युत्क्रमानुपाती r²। ऐसे पढ़ेंगे, f व्युत्क्रमानुपाती r²। इंग्लिश में बोलेंगे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। देखो कितना प्यारा सा डेफिनेशन है, जरा समझना। कुलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल, उस बल को क्या कहते हैं, F। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण का गुणनफल का समानुपाती होता। तो बोलो ये बात क्लियर है यहाँ तक। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो ये बात क्लियर हुआ। तो अगर हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो F है, दोनों यही हो गया। यहाँ ये सेम है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, अगर ऐसे लगा दें F समानुपाती Q1 इंटू Q2, तो अपन क्या हो जाएगा, r²। बोलिए ये जैसे ही हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शनल जो भी है, अगर इस सिंबल को हटा दे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या है K। और ये जो K है, इस K को हम लोग कुलाम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कुलाम कांस्टेंट। बस इतना ही डेरिवेशन है, बहुत हार्ड है क्या। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इस डेरिवेशन से हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल का ये फॉर्मूला बन गया, F बराबर K। अगर दो गो आवेश दिया रहेगा जिसका परिमाण 5 कूलम 10 कूलम कुछ दिया रहेगा, उसके बीच का दूरी 2 मीटर दिया रहेगा, सपोज करो। बोलो हाँ या ना। तो अगर हमारा इसका और इसका वैल्यू दिया रहे, इसके बीच का डिस्टेंस दिया रहे, फिर हम लोग का फोर्स भी दिया रहे, तो क्वेश्चन बोलेगा कुलाम कांस्टेंट K का वैल्यू निकालिए। या तो कुलाम कांस्टेंट दे दिया तो बोलेगा दोनों के बीच का बल ज्ञात कीजिए, F ज्ञात कीजिए, फोर्स कितना क्रिएट करेगा वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या करना। चलिए देखिए एक बार इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस
या चार्जेस बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये दोनों चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई हो रहा। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुणनफल। देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। इसका क्या बोल रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, r स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, 1/r स्क्वायर। बस इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। हिंदी और इंग्लिश किसी को दिक्कत रहेगा क्या, किन्हीं को दिक्कत, अरे जोर से बोलो, ईमानदारी से बोल रहा है तो लेरुआ कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो, विद्युत ऊर्जा जिस दर से व्यय होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट से क्या होती है, व्यय होती है, खर्च होती है, ठीक है, उसे ही हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम लोग किसे, P से सूचित करते हैं। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग P से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। मेजर द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है या व्यय होती है, खर्च होती है, यूनिट पर यूनिट ऑफ द टाइम। पर यूनिट मतलब क्या हो गया, जिस दर से व्यय होती है। दर का ही मतलब हो गया पर यूनिट, प्रति सेकेंड कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरा खर्च हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। बोले बात समझ में आ रहा है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से। SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, वाट, है ना। SI यूनिट ऑफ पावर, ये विद्युत शक्ति को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर या डायरेक्टली पावर भी कहते हैं। क्या होता है, वाट, या जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। बोले सर जूल पर सेकेंड इसको कैसे कह दी, क्योंकि फॉर्मूला आता है पावर बराबर W/T, और W मतलब क्या होता है, कार्य, और टाइम मतलब समय। तो कार्य का SI मात्रा पढ़ाए थे जूल, और समय का क्या पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो इसका SI यूनिट, सॉरी ये हो गया सेकेंड, SI यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो आपका हो जाएगा SI यूनिट, या तो उसका SI यूनिट वाट बोलिए, या तो जूल प्रति सेकेंड, जूल पर सेकेंड बोलिए। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा सबको। एक बार फिर से, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा जिस दर से व्यय होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरे बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक, या तो सिर्फ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है, क्या होता है, या तो इसको क्या कह सकते हैं, जूल प्रति, जूल प्रति, सबका मुंह में क्या हुआ, क्या बोलता है, जूल प्रति। हाँ, कोई दिक्कत। चलिए एक बात बताइए, विद्युत शक्ति का SI यूनिट हम लोग का वाट हो गया, या तो जूल प्रति सेकेंड हो गया। इसको इंडिकेट किससे करेंगे हम लोग, P से। किससे करेंगे, P से। तो बोलेगा इसको इंडिकेट किससे किया जा सकता है, डिनोट किससे किया जा सकता है, P से। बोलो ना किससे, P से। कोई दिक्कत। चलो एक बड़ा बढ़िया सा चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पर। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और 1 किलोवाट रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट को हम लोग शॉर्ट में 1 kW बोलेंगे। इसमें होता है 1000 वाट। अरे 1 किलो में 1000 होता ही होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए समझिएगा, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरली मेजर्ड इन किलोवाट। जितना भी आप लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोवाट में। आप देखिएगा ना, जो आप लोग का मीटर चेक करने वाला आता होगा, या फिर देखिएगा जहाँ पर रीडिंग होता है वहाँ देखिएगा लिखा होगा 1 kW, 2 kW, 4 kW, जितना भी आपका वाट आता है वो सब किस में आता है, किलोवाट में आता है। तो अब किलोवाट में आता है तो हम लोग यहाँ पर ना किलोवाट घंटा समझते हैं। 1 किलोवाट 1 kWh बराबर क्या होता है, याद रखना 1 kWh को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। हम लोग जनरली अपने घर में यूज करते हैं। इस बार क्या यूनिट बिजली खत्म हुआ, चर्चा में होता है कि नहीं। अभी हम लोग का झारखंड सरकार क्या किया है, 100 यूनिट से कम बिजली कंजप्शन करिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगेगा। तो ये जो यूनिट है वो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट का मतलब हो गया 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। बोलना
क्या बोलते हैं? मजा नहीं आता, जोर से बोलो ना, क्या कहते हैं? इसी तरह जोर से बोलना ताकि हमको सुनाई पड़ेगी, आप लोग पढ़ रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़े। बोलिए, 1 से 1 किलो में 1000 हो जाएगा। ये हो गया वाट और ये हो गया घंटा। इस घंटा को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। तो 1 किलोवाट में हम लोग चेंज कर दिए 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। नहीं समझ में आया? 1 घंटा में कितना सेकेंड? सब बोलो ना, 3600 सेकेंड होता है, पक्का ना? गलत नहीं ना बोल रहे? अब बच्चा ये बोल रहा था आगे से बैठ के सर 60 सेकेंड, मारा ना इसको गर्दा उड़ा के, यही बोल रहा था अभी सामने बैठ के। बोले 1 घंटा में कितना? तो बोलता है 60 सेकेंड। 3060। खैर चलो, झूठ नहीं, कैमरा में रिकॉर्डेड है, बाद में ये वीडियो तुम देखना और देखना क्या बोला। खैर चलो, बोलो यार 1 kWh इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kW इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1000 वाट। और ये घंटा को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3600। तो देखो 36, ये 2 जीरो और इधर कितना जीरो है? 3 जीरो। तो इसको हम लोग कर देते हैं 5 जीरो। कोई दिक्कत किसी को? और एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम लोग कोई भी एक अंक के बाद दशमलव रखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आप लोग ये 7-8 में भी पढ़े होंगे। मानक रूप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मानक रूप तो होता क्या है इस मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली एक अंक के बाद क्या होता है? दशमलव देना होता है। इस नियम को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली एक अंक के बाद क्या रख दिए? दशमलव। तो 36 को 3.6 कर दिए, मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? देखो ना, 3.6 गुना 10 कर दो, 36 हुआ। बोलो जी। और यहाँ ऑलरेडी 10 पर पावर का 5 नहीं कर सकते इसको। 5 को 0, 10 पर पावर 5। अब देखो ये हो गया 3.6 और 10 पर पावर 5 और ये क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 6। ये हो गया आप लोग का इतना वाट सेकेंड। यही हो गया 1 kWh का वैल्यू। 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। ये 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं। बोलो क्लियर है किसी को? कोई दिक्कत? 1 kWh, 1 kW मतलब 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना? 1000 वाट। और यहाँ क्या है? घंटा। घंटा को 3600 से अगर हम कवर कर देते, ये हो जाएगा सेकेंड। सर इसके पीछे क्या राज है, क्या मांझरा? आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग यूनिट ऐसे डायरेक्टली जान ही रहे तो इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? बता रहे हैं। इसको हम लोग 36 गुना 10 पर पावर कितना कर देंगे? 5, क्योंकि 3 जीरो और 2 जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3.6 अपने मन से तो 10 से गुना करना पड़ेगा ही, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव रखे हैं तो 10 से गुना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और 10 पर पावर क्या हो गया? 5। तो 3.6 इंटू 10 पर पावर 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। इतना हो गया वाट सेकेंड। और इतना वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए 1 kWh को किस में परिवर्तित कर दिए? जूल में। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन ला के दे देगा, बोलेगा 1 kWh को जूल में परिवर्तित करें। या क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1 kWh को जूल में परिकलित करें। बात समझ में आ गया? या जूल में कन्वर्ट करने बोल दे, या जूल में उसका आंसर पूछ दे 1 kWh का वैल्यू क्या होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। या डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, बोले 1 kWh का मान क्या है? पहला ऑप्शन तो यही रह गया। दूसरा ऑप्शन में दे देगा 36 गुना 10 पर पावर 6। तीसरा ऑप्शन दे देगा 3.6 इंटू 10 पर पावर 19। इतना। अगला क्वेश्चन चौथा ऑप्शन हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻9। ये 4 ऑप्शन दे दिया। बोलिए कौन सा आंसर होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। भूलिएगा क्या? भूलिएगा क्या? पक्का नहीं भूलिएगा? अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में आपको रिपीट करके दे दिया। यहाँ दे दिया 3.6, ये ऑप्शन में है जूल, और यहाँ पर आपका ऑप्शन में है वाट सेकेंड। और तीसरा नंबर का ऑप्शन है दोनों
कौन ऑप्शन दे दिया? दोनों। और अगला ऑप्शन में दे दिया कोई नहीं, कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे दिया। बोलिए इसमें कौन सा सही हो गया? दोनों का, क्योंकि जूल भी सही है और वाट सेकंड भी क्या है? सही है। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। और एमआर सीट में भरते इसमें पता चला बच्चा दोनों भर दिया, 1 नंबर भी और 2 नंबर, ऐसा नहीं करना। सी नंबर आपका सही हुआ ना, तो सी नंबर सिर्फ डालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे 1 kWh को जूल में परिवर्तन करने, तो आप कर पाइएगा? चलिए अगला। यहाँ पर द हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट, जब भी कोई भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट रिलीज होता है। आप लोग सभी पढ़े थे पिछले क्लास, हम लोग ये बात समझाए भी थे कैसे। जब प्रतिरोध रुकता है, जब प्रतिरोध अधिक होता है तो वो करंट को फ्लो होने नहीं देता, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है? वो तार गर्म होने लगता है। क्लियर है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन के घर्षण के कारण। देखो बड़ा सिंपल है ये। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे, ठीक है, कवर करिएगा। इसके लिए कोई स्पेशल हिंदी नहीं बनाए, बड़ा सिंपल चीज़ें इसलिए नहीं बनाए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या पढ़ाए थे? विभवांतर। 2 बिंदु के बीच का विभवांतर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम द 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बोलता है, समझिएगा ध्यान से, अगर हम वर्क बात करें, कितना कार्य हुआ 2 बिंदुओं के बीच, तो जितना आवेश प्रवाहित हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? विभवांतर होगा कि नहीं होगा? इकाई आवेश को, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो W बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। देखो कितना कार्य होगा, तो जितना यहाँ से यहाँ आवेश गया, तो ये आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? Q। तो Q आवेश गया, तो यहाँ से यहाँ तक Q आवेश अगर ट्रांसफर हुआ तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? V। क्या होगा? V। तो वर्क जो होगा, वर्क क्या होगा? Q इंटू V होगा, या V इंटू Q। तो वर्क डन, जितना टोटल मेरा वर्क हुआ, जितना मेरा कार्य कर रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरा टोटल कार्य कितना हो रहा है? V इंटू Q के इक्वल कार्य हो रहा है। V मतलब विभवांतर। V मतलब क्या हो गया? विभवांतर। और Q क्या हो गया? आवेश, चार्ज हो गया हमारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब देखिए, जरा से समझिएगा ध्यान से। आप लोग पहले ही Q का फॉर्मूला पढ़े थे, आवेश बराबर, कई मक्खी बैठा क्या फिर से? यहाँ भैया जाइए, उधर जाइए। चलिए बताइए Q बराबर क्या होता है? क्यों परेशान कर रहे हैं? Q बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। I इंटू टी। आज फॉर्मूला भुला गया लगता है तुम लोग। I बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, Q बाई टी। आवेश की प्रवाह की दर, पहले शुरुआत में ही आवेश की प्रवाह की को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट। तो यहाँ से Q निकालना ना भैया, ये T इसके पास आके क्या हो जाएगा? गुना। नहीं समझ में आया? तो ये हम लोग का Q का फॉर्मूला पढ़े थे शुरू में ही। तो देखिए W बराबर V इंटू क्या हो गया? Q। तो W बराबर V इंटू Q के जगह पर क्या हो गया? I इंटू T। तो ओम का नियम आप लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ओम का नियम में क्या पढ़े थे? भाभी I R। याद करो क्या पढ़ाए थे? V इक्वल टू I R। तो देखो V इक्वल टू I R हुआ ओम्स लॉ, भूलिएगा क्या? चलो देखो, ये जो W है, W मतलब वर्क, समझ में आ रहा? तो ये जो टोटल वर्क हम लोग का हो रहा है, वो हम लोग क्या कह सकते हैं? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। क्लियर है कि नहीं? अभी जस्ट हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े। उसके बाद यहाँ ऑलरेडी आपका क्या है? I, और फिर क्या है? T। समझ रहे ध्यान से? तो देखो ये एक आई और यहाँ भी एक आई, कितना आई हो गया? 2 आई। क्या लिखेंगे? आई इंटू आई, आई का स्क्वायर, और फिर क्या बच गया? फिर क्या बच गया? टी। तो हो जाएगा आपका टोटल W बराबर इसको आप कार्य कहिए, या आप शक्ति कहिए, या इसको आप ऊष्मा कहिए, ऊर्जा कहिए, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, कार्य कहिए चाहे ऊर्जा कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो हो जाएगा आपका I स्क्वायर R इंटू टी। कैसे हुआ, बात समझ में आया आप लोग को?
एक बार फिर से समझ लीजिए। हमको पता है आप लोग को अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो एक बार फिर ध्यान से देखिए थोड़ा सा। देखो सिंपल है, W बराबर क्या होगा V इंटू क्यू। ये कैसे हुआ? अगर ये कोई तार है तो इस तार में क्या जाएगा? आवेश। क्या जाएगा? आवेश। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से क्या हो गया? यहाँ आया, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V। तो ये क्या था? Q। बोलो ना यार। तो जो मेरा वर्क हो रहा वो Q इंटू क्या हो रहा? नहीं हो रहा, Q इंटू V बोल दीजिए, या तो हम लोग V इंटू Q बोल दीजिए। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो देखो ना यार, हम कह सकते हैं W बराबर V इंटू। सारे बच्चे ध्यान दीजिए प्लीज, अब बोलिएगा सब कोई। बोलने से कुछ सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं है सब बेटा। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से भाभी आई, बोलना रे, भाभी आई यार। तो चलो देखो W बराबर, ये है W बराबर V के जगह पर क्या लिख देंगे? आई यार, आई के जगह पर आई, टी के जगह पर। तो देखो आई का स्क्वायर, फिर क्या बच गया? R, फिर क्या हो गया? तो ये फॉर्मूला हो गया W बराबर आई स्क्वायर RT। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, सिंस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वर्क डन, उससे जितना भी उष्मा निकलेगा, जितना भी गर्मी निकल रहा है, उससे तार गर्म हो रहा है, हीट के रूप में क्या हो रहा है? हमारा सारा एनर्जी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो जो मेरा वर्क है, जो मेरा कार्य है, वो टोटल हीट के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए सर। मेरा जितना भी हीट निकल रहा है वो किसके कारण निकल रहा है? कार्य के कारण निकल रहा है, वर्क के कारण निकल रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं एक समय के लिए हीट और वर्क दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये हम लोग जहाँ W का यूज कर रहे हैं वहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? H भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखो लिखे हैं, H क्या हो गया? हीट, और W क्या हो गया? कार्य। तो हीट और वर्क दोनों आपस में क्या है? एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या तो H लिखिए या तो W लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर R इंटू टी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो एक न्यूमेरिकल कैसे रहेगा, ठीक है। आगे अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर आगे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो सारा एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रहेगा, एक विद्युत उपकरण जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो ये R का वैल्यू दे रखा, समझिए ध्यान से। एक विद्युत उपकरण जिसका प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है, इसमें 3 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। समझो क्या कह दिया? 3 एम्पियर क्या दे दिया है? आई का मान, और 10 सेकेंड क्या दे दिया है? टाइम का मान। किसका वैल्यू दे दिया है? और ये क्या हो गया आपका? R। देखो R दे दिया, I दे दिया, T दे दिया। फॉर्मूला पढ़े थे H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? बोलेगा आप बताइए इस बल्ब के द्वारा या फिर जो भी विद्युत उपकरण था कितना कार्य किया गया, या इसमें कितना ज़्यादा गर्मी या उष्मा का निर्माण हुआ होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बस इतना ही सवाल आपके रहेंगे। वो कोचिंग चले जाइए, वहाँ पे क्लास है, ठीक है। बोलो क्लियर? किसी को दिक्कत रहेगा क्या? आते हैं न्यूमेरिकल पर, फिर मज़ा आएगा, देखिएगा ना। और कॉन्सेप्ट भूलिएगा तो न्यूमेरिकल फिर हिलने वाला नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से चलिए। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। अगर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होता है तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? क्या इसका वाकई कहीं फ़ायदा है, या क्या सिर्फ इसका नुकसान ही है? सर कई मायने में इसका नुकसान तो है, क्योंकि तार में बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तार में बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जा रहा है? वेस्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा नुकसान है, लेकिन इसका बहुत सारा हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पर? तो देखो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, विद्युत बिजली का चूल्हा आप लोग जलाते होंगे, इंडक्शन वगैरह वाला बहुत सारा आता है इस तरह का। हालांकि आप हीटर कह सकते हैं उसको, ठीक है। बिजली चूल्हा जिसको हीटर कहते हैं, विद्युत इस्त्री जिसको आप लोग क्या कहते हैं? आयरन, अच्छा रूम हीटर होता है, सॉरी रूम हीटर। टोस्टर समझते हैं आप लोग? अब ब्रेड वगैरह को पकाने के लिए, ठीक है ना, तो ये टोस्टर हो गया। सोल्डिंग रॉड आप लोग तो देखे ही होंगे, कोई चीज़ को सोल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रीशियन के पास तो होता ही होता है, समझ में आ गया? जिस तरह की स्टूडेंट के लिए कलम जरूरी होता है, इस तरह एक इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या जरूरी है? सोल्डिंग आयरन वगैरह होता है ना। रेडियो टीवी ठीक करने वाला दुकान में जाके देखा ना, वो एक रॉड रहता है, गर्म करने के बाद कोई चीज़ को क्या करता है? ज्वाइंट करता है, जोड़ने ओढ़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए,
तो ये सब चीज़ में इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, उपयोग कर लेते हैं। तो बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट जनरेट होता है, इस हीट से कोई यूज़ कर पाते हैं क्या हम लोग, कर पाते हैं क्या? हाँ अरे बोलना, कर पाते हैं क्या? पहले बोलो कहाँ करते हैं, रूम हीटर में, फिर कहाँ करते हैं, चलो खाना बनाने वाला हीटर में, फिर कहाँ करते हैं, आयरन में, फिर कहाँ करते हैं, टोस्टर, फिर तो इस तरह का बहुत सारे उपकरण है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत ऊष्मा का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? देखो ना, अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन उपकरण का जिस भाग में विद्युत, समझिएगा, उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग तापन अवयव या तो हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। आप लोग देखिएगा जो पहले समय का जो खाना बनाने वाला हीटर हुआ करता था उसमें स्प्रिंग टाइप का लगा होता था, देखे होंगे आप लोग, ऐसे टाइप का, है कि नहीं? या फिर आप आयरन को खोलिएगा, ठीक है, वैसे हम ये सब मिस्त्रीगिरी खूब किए थे, अल्लाह जूता तो खूब खाए थे, खैर मत पूछिए। जो आयरन आप देखे होंगे ना देखो आयरन बना रहे हैं आप लोग, समोसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। आयरन में जो इस तरह का पूरा जो पोर्शन रहता है उस पोर्शन में ना ऐसे 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 क्या होता है, रेसिस्टेंस लगा होता है, प्रतिरोध लगा हुआ था, और दो साइड से लगा होता है, ऐसे ऐसे, और इसमें भी रहता लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ रहता है, और इसमें भी लगा हुआ, ठीक है। और वो क्या होता है आपस में ऊपर से, मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक कवर आता है जिसके कारण वो करंट वगैरह नहीं लगने देता, ठीक है। उसमें वो पूरी तरह से क्या होता, अंदर लगा हुआ रहता है, इसके कारण हमारा उसका बॉडी क्या होता, गर्म होता, करंट भी हम लोग को नहीं लग सकता क्योंकि वो कवर है, और हीट आ जाता है जिसके कारण हम लोग कपड़ा वगैरह बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं, ठीक है। तो खैर ऐसा गर्मी क्यों हो रहा है उसमें, ऐसा कैसे हो जाता? तो देखो होता क्या है, ये जो तार होते हैं ना, उसका जो अंदर में जिसको आप लोग क्या कहते हैं, तार वगैरह जो होता है, स्प्रिंग टाइप का जो भी तार होता है, ये तार का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, फिलामेंट उसको नहीं करता। फिलामेंट बल्ब वगैरह में जो 100 वाट का बल्ब है उसके अंदर में रहता, समझिएगा ध्यान से, ये जो चीज़ है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अगर ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो ये करंट को निकलने नहीं देगा, ये करंट को क्या करेगा, रोक के रखेगा। ये सब का लगभग जो तापमान रहता है वो 2100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता ज़्यादा होता, ठीक है ना। तो समझिएगा ध्यान से, बहुत अधिक तापमान मिलने के बाद भी ये जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये सारा करंट को क्या कर लेता है, सोख लेता, रख लेता। अब ये सब करंट अंदर में रख के क्या करेगा, तो ये उस चीज़ को क्या कर, उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, घर्षण करवाने लगता है, ठीक है ना, वो दौड़ने भागने लगता है, जिसके कारण वो रॉड क्या होता है, जो भी चीज़ है वो क्या होता है, गर्म हो जाता, लाल हो जाता, समझ में आ गया? गर्म से क्या हो जाता है, लाल हो जाता, और ये ऊष्मा बहुत अधिक क्या करने लगता है, रिलीज करने लगता है, छोड़ने लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन पूछेगा, ये सब जो हीटर वगैरह में जो कॉइल वगैरह लगे रहते हैं, ये सब लाल तब तक कैसे हो जाते हैं? तो बोलिएगा इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस अधिक होने के कारण ये करंट को पूरी तरह से निकाल नहीं पाता, इसका करंट अंदर ही रहने के कारण वो कैसे में परिवर्तित होने लगता है, ऊष्मा में परिवर्तित होने लगता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तापन अवयव ऐसे पदार्थों से बनी होनी चाहिए जिसका प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, प्रतिरोधकता यानी उसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, वो ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अधिक ऊष्मा क्या करेगा, निकालेगा। बात समझ में आ रहा है? समझिएगा, जो भी तापन अवयव होता है, जिससे जो हम लोग का हीटिंग एलिमेंट है, जो हीट होता है, जो गर्म होता है, आयरन में, टोस्टर में, या फिर ये जितने भी आप उपकरण देख रहे हैं, ठीक है, इन सभी का तापन अवयव कैसे पदार्थों की बनी होनी चाहिए जिसका प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसके साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार में प्रतिरोध या तार का प्रतिरोध अधिक हो और उसमें धारा क्या हो, कम प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने लगे। अगर उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो कम भी करंट जाएगा तो उससे वो क्या करेगा, ऊष्मा निर्माण कर लेगा। उसका गलनांक बहुत अधिक होना चाहिए। गलनांक मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका गलनांक कम होगा तो हल्का सा गर्म होगा तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। बोलो ना यार, अब पिघल जाएगा तो उसका कनेक्शन क्या होगा, टूट गया, तो उसमें फिर से हीट जनरेट कर पाएगा क्या, करंट ही खत्म हो गया। देखो, ताकि इनमें प्रबल धारा यानी हेवी करंट प्रवाहित होने पर भी ये बहुत अधिक क्या रहे, ऊष्मा का तापन
वो उस उष्मा को वो कवर कर सके, उष्मा को रख सके और बहुत अधिक जल्दी वो पिघले नहीं। बस सिंपल सा लॉजिक। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब समझते हैं अधिकांश तापन अवयव में निकेल 60% और क्रोमियम 12% होता है। ठीक है, मैग्नीज जो है वो 2% और लोहा 26% के मिश्र धातु होते हैं। अच्छा, ये निक्रोम कहलाते हैं। देखो जनरली जितना भी आप लोग तापन अवयव देखे होंगे वो निकेल और क्रोमियम का मिक्स मतलब मिश्र धातु यूँ कहिए निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु से मिलकर बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकेल और सॉरी निक्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? निक्रोम। देखो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु क्या बोलेंगे? निक्रोम कहेंगे। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया? गलनांक का मतलब क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। उसको अधिक टेम्परेचर मिलेगा फिर भी वो जल्दी नहीं गलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिएगा। विद्युत तापक इलेक्ट्रिक हीटर ये क्या होता है? विद्युत तापक में निक्रोम का तार यानी नाइक्रोम, जिसको आप निक्रोम कहते हैं, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु का तार कुंडली मतलब इस तरह करके जो मुड़ा हुआ रहता है ना, विद्युत रोधी पदार्थों के आधार पर फैली रहती है। विद्युत रोधी पदार्थ क्या हो गया? उसमें आप देखिएगा उसके चारों तरफ जो भी हीटर होता है उसके चारों तरफ जो भी घर बना हुआ रहता है, इसी में उसको क्या करता है? रोल किया हुआ था। बोलो हाँ या ना? चलिए फैली होती है। इस कुंडली में जब भी धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म होकर क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक हीटर। हालांकि ये सब बस जानकारी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे तो यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि जो भी हीटर वगैरह है उसमें उष्मा अधिक उत्पन्न कैसे होता है, जबकि जनरली हम लोग 2 तार सटा देंगे, देखना तुरंत 440 हो जाता है। बोलना कई बार आप लोग ये थॉट लगाए भी होंगे, सोचे भी होंगे, सर हम लोग ना देखते हैं हीटर में सर दोनों तरफ तो माइनस प्लस सटल रहता है सर, वो जल के गर्म हो जाता है सर। हम लोग जनरली 2 तार सटाते हैं तो 440 है कि नहीं, या फोल्ड कर जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, ऐसा कंडीशन आता है। कई बार आप लोग सोचे भी होंगे, इस तरह के थॉट रखे होंगे। तो देखो ऐसा होता क्यों? जब भी कोई सिंगल धातु एलिमेंट को रखेंगे या कोई उस तरह का एलिमेंट वाला तार रखेंगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। मिश्र धातु के प्रतिरोधकता क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, तो मिश्र धातु निकेल और क्रोमियम का, या फिर आप लोहा देखे थे, फिर आप क्या देखे थे उधर ऊपर में मैग्नीशियम देखे थे, मैग्नीज है ना, ये सब चीज़ जो देखे थे, ये सब का मिक्स करने के बाद जो भी एलिमेंट बनता है एलॉय, ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ होगा, ठीक है, ये सब जो भी चीज़ होगा इसका प्रतिरोधकता क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। प्रतिरोधकता जिसका ज़्यादा होगा वो करंट को क्या करेगा? सोख के रख लेगा और वो हीटिंग इफेक्ट रिलीज करेगा, हीट, उसके कारण हीट वहाँ जनरेट होगा। लेकिन सिर्फ शुद्ध धातु होंगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा? कम। प्रतिरोधकता कम होगा तो वो आराम से हम लोग 2 तार को सटाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? स्पार्क करेगा, वो बहुत जल्दी तुरंत क्या होगा? पिघल जाएगा, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? इसलिए गलती से भी कभी भी आप लोग जाके 2 तार आराम से घुसा दीजिएगा, बोलेगा हीटर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? और हीटर बनाना तो चलो एक आइडिया बताते हैं। ब्लेड लेना, हाँ, शेविंग करने वाला ब्लेड, ठीक है, ब्लेड लीजिएगा, शेविंग करना, वो मिश्र धातु का बना होता है। बता रहे सही में? वो किसका बना होता है? मिश्र धातु का। ठीक है, उसमें क्या करिएगा? एक प्लस तार एक माइनस तार, ये नहीं कि पकड़ के पता चला छू रहे हैं तो आपको भी नचवाएगा वो। ठीक है, प्लस तार माइनस तार आप आराम से उसमें लगा लीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा। अभी नहीं कि 1 बाल्टी पानी गर्म कर रहा है, ठीक है, आप 1 गिलास टाइप का पानी में, और आप प्लास्टिक वगैरह का चीज़ में रखिएगा ताकि झटका वटका ना लगे। ठीक है, रख के आप बिजली से करंट दीजिएगा। ठीक है, आप आराम से बोर्ड से करंट दे के गर्म करिएगा। 2 से 1-2 मिनट से 5 मिनट के भीतर में पानी क्या हो जाएगा? खौल जाएगा, गर्म हो जाएगा। हाँ श्योर, वो भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ देखिए बल्ब क्या होता है हम पूरा डिटेल में लिख दिए। हालांकि इससे उतना ज़्यादा कि कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, या क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस फिर भी देख लो, ये बल्ब है, आप लोग सभी देखे होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, उस ऊपर में देखिए टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ये पूरा ग्लास होता है, ग्लास बल्ब है, ठीक है, शीशा का होता है, ये पारदर्शी होता है।
इसके अंदर में यहाँ देखिए सपोर्ट रहता है, ये दो एक्स्ट्रा तार होता है, 4 आप लोग देखे होंगे उसमें, 4 को खुट्टी देखेंगे नहीं देखे। तो ये हो गया आपका मेन इलेक्ट्रिक करंट जो इसको दे रहा है, ये प्लस तार हो सकता है, माइनस तार होगा। और यहाँ 2 को जो देख रहे हैं ये सपोर्ट वायर है, उसको टंगस्टन फिलामेंट को क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, गिरने या हिलने डुलने ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि बहुत लचीला होता है। गर्म जब इसको जलाएंगे तो ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हिलेगा डुलेगा तो वो क्या होगा, जड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो देखो, यहाँ लीड वायर हो गया जिसको आप लोग मेन वायर कहेंगे। यहाँ क्या हो गया उसका, डर्नेट वायर। यहाँ हो गया इसका स्टीम, मतलब जो बेस है इसका, ये हो गया इसका कैप। खैर ये सब चीज़ हम लोग को समझना नहीं है, फिलामेंट के बारे में समझिए। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पहले तार का एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है। देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस तरह स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, बोलो हाँ या ना। ये किसका होता है, टंगस्टन का होता है, जिसे हम लोग तंतु या फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। बल्ब के फिलामेंट में कौन सा धातु का उपयोग होता है, टंगस्टन का उपयोग होता है। यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के 2 स्पर्शक बटन या स्टैंडों में जुड़ा हुआ होता है कि नहीं है, बोलो ना। यहाँ पर इस तरह करके ये क्या हुआ है, 2 स्टैंड में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तंतु एक कांच के बल्ब में बंद रहता है, बल्ब के अंदर निम्न दाब वाला निष्क्रिय गैस भरा होता है। देखो इस बल्ब का अगर हम ये शीशा फोड़ दें तो क्या होगा, ये फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन का फिलामेंट, ये जैसे ही जलेगा ना तो हवा के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हवा के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होने के बाद तुरंत ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, तुरंत ये मतलब टूट जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, हीलियम जैसे या फिर इस तरह का कोई अक्रिय गैस डाल दिया जाता है, या निम्न दबाव वाला, इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता, निम्न दाब वाला कोई अक्रिय गैस को डाल दिया जाता है, ताकि ये जलने के बाद इसमें कोई तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बोलिए हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोलना। अगर ये बल्ब का ये जो कवर है, ये कवर नहीं होता तो क्या होता, अगर ये कवर नहीं होता तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो हवा से अभिक्रिया करके क्या होता है, जल जाता या गल जाता। समझ में गया। इसके अंदर में कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। निष्क्रिय गैस देखिए यहाँ पर पढ़ाए थे, हे नाथ और कृपा से रखें, ये सारे के सारे गैस कौन सा है, निष्क्रिय गैस। हे नाथ और कृपा से रखें ट्रिक पढ़ाए थे, हे से पढ़ाए थे हीलियम, एनी से पढ़ाए थे नियन, है ना, एयर से क्या पढ़ाए थे, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और ये हो गया रेडन। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग का क्या है, निष्क्रिय गैस है, वो किसी से भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। ये भैया आप लोग फ्यूज देखे ही होंगे कई बार। इस तरह का फ्यूज हम लोग कहाँ देखते हैं, जनरली हम लोग का कोई जो डिवाइस होता है बड़ा बड़ा, या इन्वर्टर देख लीजिए आप, स्टेबलाइजर देख लीजिए, उसके अंदर में, है ना, तो इस तरह की चीज़ों में होता है, या बड़ा बड़ा एम्पलीफायर वगैरह में इस तरह का फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इस तरह का फ्यूज हम लोग मीटर वगैरह में देखते हैं, है ना, और कई जगह हम लोग बिजली उपकरण में तो देखते ही देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया फ्यूज। क्या हो गया, फ्यूज। तो चलिए, सुरक्षा फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज या जनरली फ्यूज क्या होता है, बिजली उपकरण, जिसको उपकरण कहते हैं, तथा मकान में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है, उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी, ये कांच की नली वाला हो गया, और ये क्या हो गया, चीनी मिट्टी, या एक तरह की प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं, जिनको हम लोग फ्यूज कहते हैं। इसमें जस्ता और टीन का मिश्र धातु। तो क्वेश्चन पूछेगा, जो फ्यूज का तार होता है हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज बांधने के लिए जनरली क्या करते हैं, तांबा का पतला सा तार ले लेते हैं और उसको लपेट के बोलते हैं हाँ हो गया फ्यूज। ये फ्यूज बनाना क्या है, गलत है। इसमें प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत क्या होता है, कम होता है। जिसका प्रतिरोधकता कम होगा, समझो ना, अगर प्रतिरोधकता नहीं, बहुत कम नहीं होता, ये इसका प्रतिरोधकता और कम होगा। टीन और जस्ता का मिश्र धातु का प्रतिरोधकता और क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली जो तांबा वगैरह का लगाते हैं, उसकी तुलना में तांबा या एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता क्या होता है, ज़्यादा, बहुत अधिक। अगर खूब 440 हो रहा है ना, फिर भी हम लोग का फ्यूज जल्दी उड़ता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग तांबा का तार लगा दिए। अब देखो, उसी की जगह पर अगर हम लोग मिश्र धातु, ये जो हम लोग का है, किसका किसका, कहाँ पर मिश्र धातु पड़े, जस्ता यानी जिंक, जिसको आप कहते हैं टीन, जिंक और टीन का, जस्ता और टीन का मिश्र धातु का अगर हम लोग यूज़ करेंगे, अगर जिंक और टीन के मिश्र धातु का यूज़ करेंगे, तो अगर कहीं भी हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट या कोई इशू हुआ ना,
या कोई किसी तरह का 440 या कोई प्लस माइनस तार सट गया, शॉर्ट सर्किट, कुछ भी इशू हुआ तो तुरंत फ्यूज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग को हमेशा और हमेशा ये जो तार है ये बहुत आसानी से कोई भी इलेक्ट्रिक दुकान में मिल जाता है। बोलेगा फ्यूज तार दीजिए, अब बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता, बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जस्ता और टीन का मिश्र धातु का तार लगा होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक क्या होता है, कम। प्रतिरोधकता क्या होता है, ज़्यादा, लेकिन गलनांक क्या होता है, कम। थोड़ा सा गर्म होगा तुरंत क्या होगा, पिघलेगा। अब देखो गर्म कैसे होगा जैसे सपोज करो कि क्या हुआ, हम लोग ऐसे कनेक्शन जोड़ रहे थे, 2 तार सट गया आपस में, 2 तार सट गया। जब भी 2 तार बीच में सट जाता है इसको हम लोग इस कंडीशन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, या तो इस चैप्टर में या तो अगले चैप्टर में। शॉर्ट सर्किट कहते हैं, हिंदी में इसको लघु पथन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु पथन। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, माइनस और प्लस तार दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, ज़्यादा। एक होता गर्म तार, एक होता ठंडा तार। गर्म तार क्या करता है, करंट को लाता है, और ठंडा तार का क्या करता है, करंट को लेके फिर उसको समाप्त कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो गर्म तार में भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और ठंडा तार में भी क्या हो गया, सट गया तो पॉजिटिव चार्ज दोनों में चला गया। अब जैसे ही दोनों में पॉजिटिव चार्ज गया तो एक तो 220 वोल्ट कितना वोल्ट हो गया, 440। बोला हाँ या ना? तो इस कंडीशन में हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक अपीयरेंस होता है, उपकरण होता है, ये सब का इस सब में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, करंट अधिक हो जाता है। जैसे करंट अधिक होगा वो लोड ही नहीं ले पाएगा। तुमको खाना है 2 रोटी, खिला देगा 10 रोटी, बर्दाश्त कर पाएगा क्या, बोलो नहीं? तो वही बात हो गया, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाता करंट, तो वो क्या होगा, उड़ेगा ही ना, वो खराब होगा ही ना, बोलो ना। चलो, इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब धारा से उत्पन्न अधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को क्या करती है, पिघला देती है। जैसे ही 440 हो गया या लघु पतन हो गया, इस तरह का कंडीशन कुछ हो गया, तो धारा का मान क्या हो गया, बढ़ा। जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो हम लोग का तार क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा ना, क्या हो जाएगा, गर्म होगा। तो वो फ्यूज को तुरंत बोलेगा देखो 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 तार गर्म हो रहा है, तार गर्म हो रहा है, तो इसका गलनांक क्या है, कम है। फ्यूज बोलता है अच्छा ज़्यादा होशियार बन रहा है, हम ही लोग कट जाते हैं, खत्म। वो क्या होता है, बस तार दोनों का करंट क्या हो गया, खत्म, आगे कोई करंट नहीं जा रहा, बस। समझ में आ गया? तो इस प्रकार क्या होता है, हम लोग का बहुत सारा घर का सारा उपकरण बच जाता है। साथ ही साथ इसके कारण आग वगैरह भी लग सकता है, बहुत तरह का कंडीशन समस्या आ सकता है ना, बोलो जी। 440 हो गया तो क्या होगा, दोनों तार गर्म होगा, बोल रहे? जब दोनों तार गर्म होगा तो तार का कवर क्या हो जाएगा, गर्म होने से पिघलेगा, और सब जगह क्या लगेगा, आग लगेगा ना, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए फ्यूज हम लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखिएगा हर मीटर में फ्यूज दिया ही दिया रहता है, बोलिए, हर मीटर में आप देख लीजिए क्या होता है, फ्यूज। जानता है आजकल हम लोग भारत के लोग इतने कोढ़िया हो गए हैं कि घर में एक्स्ट्रा फ्यूज लगाते नहीं है, अब एक टाका मर्द हो गया अब फ्यूज, अब जानता है बिजली विभाग के लोग भी जानते हैं कि भैया इतना भारत के लोग कोढ़ी हैं कि एक्स्ट्रा फ्यूज तो लगाएंगे नहीं, अगर फ्यूज लगा भी दिए तो उसमें ना तांबा का तार बांध देगा, उसमें एल्युमिनियम का ये मोटा तार बांध, रोज ले बड़ी रोज उड़े लगे होता है साला। बात समझ में आ गया? अरे बोलना रे। विद्युत धारा की प्रबलता जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज तार गल जाता है उसे फ्यूज या फ्यूज तार का क्षमता कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट हो गया जिसके कारण फ्यूज तार क्या हो गया, गल गया, तो उसी ताप को या उस कंडीशन को हम लोग फ्यूज तार की क्या बोलेंगे, क्षमता या कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, जितना तुम खा सकता है उतना तुम्हारा क्षमता हुआ, बस कॉमन है। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, जरा देखना, संभल के समझना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। न्यूमेरिकल मस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी चले जाइए, एक छोटा एग्जाम से लेके बड़ा एग्जाम तक पहुंचिएगा, हर एग्जाम में थ्योरी कम और न्यूमेरिकल क्या कर देता है, ज़्यादा, ठीक है। आप पॉलिटेक्निक शुरुआत कर लीजिए ना, पॉलिटेक्निक ITI से, IIT बाद में, पॉलिटेक्निक ITI शुरुआती वाला हो गया, एकदम 10वां पास करिए, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे दीजिए, टेक्निकल एग्जाम होता है, तो ये देना चाहिए। हालांकि देखिएगा उस समय ना इस तरह का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन क्या होता है, रहता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इंग्लिश में देखिए पहले क्या है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। एक फिलामेंट में, एक विद्युत बल्ब का कोई फिलामेंट है, उसमें कितना करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब वो क्या दिया हुआ, I दिया है। आगे पढ़िएगा, कितना देर तक बोलता है, 10 मिनट तक जाता है, मतलब टाइम दे रखा कितना, 10 मिनट।
फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पूछ रहा है? चार्ज कितना होगा। चार्ज को हम लोग क्या पढ़े थे? क्यों पढ़े थे? बोलो हाँ या ना। चार्ज मतलब आवेश। क्या होता है? अरे बोलो ना, क्या होता है? आवेश होता है। तो क्यों हमको पूछ रहा है? वो बोलता कितना चार्ज, कितना आवेश इस 10 मिनट में प्रवाहित होगा। अगर हम 0.5 एम्पियर का करंट किसी बल्ब को 10 मिनट तक दे रहे हैं, इस बल्ब को हम कितना देर तक दे रहे हैं करंट? 10 मिनट के लिए दे रहे हैं। कितना करंट दे रहे हैं? 0.5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं। तो कितना आवेश गया, कितना चार्ज मेरा गया। बड़ा सिंपल है। ये जो टाइम है इसको हम लोग याद करो पढ़ाए थे प्रति सेकेंड। क्या पढ़ाए थे? प्रति सेकेंड। तो सर इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दे क्या? बोलिए आप ही लोग बताइए 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? तो सर 10 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये 600 सेकेंड। ये हो गया हमारा टाइम। ये क्या हो गया? टाइम। और आई बराबर कितना दिया हुआ था? 0.5 एम्पियर। तो क्यू बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, क्यू बराबर क्या पढ़े थे? आई इंटू टी। याद करो, भुला गया होगा। एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, आई बराबर क्यू बटे टी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो सर हमको आवेश निकालना, आवेश। तो ये जो टी है वो आई के साथ क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो बस वहीं से तो ये फॉर्मूला लाएं, क्यू बराबर आई इंटू टी। ज़्यादा तकलीफ हो तो लिखिएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं? आई बराबर क्यू टी, क्यू बटे टी। ठीक है, बोलो जी। चलो, तो यहाँ से क्यू बराबर आई इंटू टी हो गया। तो 0.5 एम्पियर और ये हो गया इतना, गुना कर दिया तो हो गया 300 कूलम। मल्टीप्लाई करने आता है ना? 0.5 का मतलब कितना होता है? आधा। 0.5 का मतलब अरे आधा रे, कितना होता है? आधा। और ये कितना है? 600। 600 का आधा देख लो। नहीं है कोई दिक्कत? जोर से बोलो, कोई दिक्कत? जबरदस्ती ना बोल रहा? अरे बोलना रे। चलो देखो, सिंपल सा हिंदी में एक बार देख लो, हिंदी मीडियम वाला बच्चा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु, वही फिलामेंट से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगी? क्या हो पाएगा? अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, देखना ध्यान से। सवाल है, किसी विद्युत मोटर, ये कोई विद्युत मोटर है, क्या है? विद्युत मोटर 500 कूलम आवेश को, कितना कूलम आवेश है? 500 कूलम आवेश ये चार्ज दिया हुआ सर, यानी Q बराबर कितना हो गया? 500 कूलम। न्यूमेरिकल बनाते समय सिर्फ दो बात का ध्यान रखिएगा, क्या दिया है सर, क्या दिया है और क्या मांगा है। ठीक है, क्या दिया है और क्या मांगा है, दो बात, सवाल खत्म। क्या दिया है? तो 500 कूलम आवेश दिया, तो सर ये Q दिया है। आवेश का मतलब क्या होता है? Q। क्वांटम याद करो ना रे, क्या पढ़ाए थे? Q से क्वांटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। चलो देखो अगला क्या दिया है, थोड़ा सा, हाँ 12 मिनट तक प्रवाहित होता। लो भैया ये क्या दिया बताओ तुम लोग, सब बोलना पक्का ना? तो T बराबर 12 मिनट। बोलो मिनट में रखना है क्या? किस में रखना पड़ेगा? अच्छा कैसे, हाउ, क्यों, वाई वाई वाई, कैसे, क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे सर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो प्रति सेकंड होती है, आवेश के प्रवाह की दर, बोलो ना। और ये सेकंड वाली बात होती है, इसलिए हम लोग को मिनट को क्या करना पड़ेगा? सेकंड में। नहीं होता है बच्चा का सर डाउट होता है, सर 12 मिनट तो दिया ही था सर, आप सेकंड में क्या कन्वर्ट कर दिए, ये क्या मजाक था? कुछ आप कर देते हैं, आप जानते हैं हम नहीं जानते, तो क्यों किया पता चला? चलिए तो ये हो गया 720 सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा था? विद्युत धारा परिकलित करें, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, इन ये सर्किट इफ 5 कूलम चार्ज पासेस इन 12 मिनट थ्रू द इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर में 500 कूलम आवेश को 12 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो बताइए उस मोटर में कितना विद्युत धारा मिला, या विद्युत धारा कितना उसका हुआ। तो आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आई बराबर क्यू टी, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। 500 बटे 720 कटा के इतना आंसर।
कटाने आता है या कटा दें? कटा दें या सीख गए आप लोग, जानते हैं पहले से? अरे बुढ़बा कुछ नहीं, 1 0 से 1 0 गया, 2 से क्या बार में 25 बार में, 2 से क्या बार में 26 बार में, 25 बटे 26, 26 से भगा देने आता 25 को 36 होगा, 36 नहीं 72, हाँ सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है सॉरी मिस्टेक हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब 36 से डिवाइड कर लो यार, देखते हैं ये गलत नहीं ना गया, देख लीजिए, एक पॉइंट देंगे 1 0, हाँ कहाँ पर यहाँ ना 0.44 आ रहा है पक्का, तो ठीक है, ये आप लोग का छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है, माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़े, छोटा सा प्रचार है, विजिट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग जो जो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाइए यूट्यूब पे अभ्यास एजुकेशन सर्च करिए और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको लगभग सभी PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे 8, 9, 10, 11 एंड 12। हालांकि अभी 9 और 10 का चल रहा है पूरा ज़्यादा, 11, 12 का भी चल रहा थोड़ा बहुत, 8 का भी शुरू नहीं किया, 8 का भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, ठीक है। खैर चलिए, एक अकेला कितना करेंगे, धीरे धीरे हो रहा। अगला न्यूमेरिकल है बड़ा प्यारा सा, हार्ड बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ना देखने में जितना डरा दे आपको, हार्ड बिल्कुल नहीं है। सवाल देखिए क्या, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का, बोलो 220 वोल्ट बोल रहा है, मतलब वो क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं समझ पाए? कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र के साथ संयोजित हुआ है। जनित्र मतलब हो गया जनरेटर, जनरेटर, हाँ जो शिवम का शादी में लगेगा, बट सवाल समझिएगा। इस बल्ब से 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर धारा, यहाँ छूटा धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिरोध R पूछ रहा। देखो कितना सा आसान चीज़ दिया है, शायद आप लोग दिमाग लगा पाए कि ना लगा पाए, बहुत सारे लगा भी लिए होंगे, बहुत सारा नहीं लगा पाए। दिया क्या है, पूछा क्या है? सर दिया है IV और पूछा है R, IV/R। याद करो कौन सा फॉर्मूला, भाभी IR, नहीं फॉर्मूला दिमाग लगा पाए कि नहीं? तो यहाँ से हमको R चाहिए, क्या चाहिए R। तो ये जो V है और I क्या हो जाएगा, बटे में V/I, R बराबर V/I। V का वैल्यू 220 वोल्ट, ये 0.50 है तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं, 0.5 एम्पियर, कटा दीजिए 440 ओम। याद करो प्रतिरोध, ओम का नियम, ये हेडफोन वाला चिन्ह याद है, किसके नियम से, ओम के नियम से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। कोई तकलीफ किसी को? अभी और थोड़ा सा थ्योरी है, फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बहुत मजा आने वाला, देखना। अब देखो इतना छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, इससे बड़ा न्यूमेरिकल होगा भी नहीं। 3 लाइन 4 लाइन का न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा, कहाँ हार्ड है, और एग्जाम में आपका पूछेगा। चलिए देखिएगा, 9 वोल्ट की बैटरी, भी का मतलब क्या हो गया, भी दिया है, सिंपल है। 9 वोल्ट की बैटरी मतलब भी का वैल्यू दे दिया। 9 वोल्ट की बैटरी से किसी 12 ओम का प्रतिरोध, 12 ओम, बोलो ओम क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया, वेरी गुड। R दिया है, क्या दिया है R। तो देखो V बराबर 9 वोल्ट, R बराबर 12 वोल्ट के साथ संयोजित किया जाता है। इस संयोजन में प्राप्त धारा क्या होगा, क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। करंट बोले तो I, क्या पूछ रहा है I। तो फिर से वही नियम, कौन सा, भाभी IR, क्या पढ़ाए थे, भाभी IR। यहाँ से हमको I चाहिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V, और ये R इधर आएगा तो बटे में R, तो I बराबर V/R। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बिंदास ऐसे करके लिखेगा, I बराबर V/R। ये थोड़ा सा हमको टाइपिंग करते समय थोड़ा सहूलियत हो रहा था, इसलिए ऑब्लिक देके हम लोग लिखे। बोलो समझ में आ रहा है सबको? तो बोलो V का वैल्यू कितना दिया था, 9 वोल्ट, R का वैल्यू कितना दिया था, 12। देखो 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4, 0.75 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? अब देखिए सवाल है आपके पास,
बड़ा मस्त सा सवाल है। सवाल है, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री। इस्त्री मतलब कौन हो गया? महिला वाला इस्त्री नहीं है, या इस्त्री को क्या कहते हैं? आयरन के तापन अवयव, जो हीटिंग एलिमेंट उसका होता है, शुद्ध धातु के नौ बनाकर मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है? हाँ, फाड़ लो डोका तुम। सोमवारी किया ना, अच्छा गजब औरत है। अब पूरा गुफा दिख जाता है पूरा। हे भगवान, तो सारा मूड खराब हो गया। चलो इधर देखो, तो जो भी विद्युत टोस्टर है जो भी विद्युत टोस्टर है या फिर इस्त्री है, आयरन है, उसका जो तापन अवयव होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, उसको किसका बनाया जाता है? मिश्र धातु का बनाया जाता है। बोलना, किसका बनाया जाता है? ये शुद्ध धातु का नहीं होता। क्यों? क्यों? कारण बताओ क्यों? चलो बताए थे, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की तुलना में क्या आता है? ज्यादा। तो शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी क्या होता है? कम। सर समझ रहे हैं आप लोग? मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है? ज्यादा। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा, शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता कम। ठीक है, अब देखिए, ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। क्या मतलब, क्या हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब है, सर जो मिश्र धातु के अवयव होंगे, ठीक है, जो मिश्र धातु वाले जो भी पदार्थ होंगे वो अधिक गर्म होंगे। शुद्ध धातु वाले जो भी पदार्थ होंगे वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, और साथ ही जो शुद्ध धातु के बने होंगे वो बहुत जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, उच्च ताप पर इसका शीघ्र ऑक्सीकरण किसका नहीं होता है? मिश्र धातु का नहीं होता, और शुद्ध धातु का हो जाता है। शुद्ध धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है, मिश्र धातु का ऑक्सीकरण जल्दी से नहीं होता है। यही कारण है कि इस्त्री यानी आयरन और टोस्टर आदि के तापन अवयव को किसका बनाया जाता है? मिश्र धातु। किसका बनाया जाता है? देखो सिंपल सा सवाल है, एक्सप्लेन वाई कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। जो भी कॉयल होता है वो किसका बनाया जाता है? एलॉय का ही लिया जाता है, इसमें कोई भी शुद्ध धातु नहीं लिया जाता, मतलब प्योर मेटल नहीं लिया जाता। बोलो एक बार आप लोग खुद से बता पाइएगा? चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा दें। चलिए अब बताइए, जिसके भी तापन अवयव हैं, चाहे हीटर ले लीजिए, चाहे आप आयरन ले लीजिए, चाहे आप टोस्टर ले लीजिए, सोल्डिंग आयरन ले लीजिए, ये सब का जो भी कॉयल होता है ना, ये किसके बने होते हैं? मिश्र धातु, एलॉय के बने होते हैं। ऐसा क्यों? वाई ऐसा इसलिए क्योंकि जो एलॉय होते हैं उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा, और ये अधिक ताप पर ये हम नहीं, ये तुम्हें लोग देखा है, ठीक है, बोलना नहीं। यही शिवम, अब हम क्या करें? अच्छा बोलो रे, आपको कभी फुर्सत मिलता है क्या? क्या हम सुन रहे थे? हेडफोन लगाए थे, गाना नहीं सुन रहे थे, ऐसे लगा हुआ। एक्चुअली ड्राइव वगैरह करते हैं तो ईयरफोन लगा लेते हैं ताकि यहीं से डायरेक्ट कॉल अटेंड कर ले। बार बार पैकेट से फ़ोन निकालना, दो पैकेट, कौन फ़ोन में कॉल आता पता नहीं चलता। खैर अच्छा, बस आप कह दिए ना तो कर देंगे। खैर चलिए, हाँ, ये मिश्र धातु के इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मिश्र धातु का प्रतिरोधकता क्या होता है? ज़्यादा, और शुद्ध धातु का प्रतिरोधकता कम होता है। जिसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा, और ये हवा के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगा। समझ में आ गया? ये ऑक्सीकृत अधिक नहीं होगा, जबकि जो शुद्ध धातु है वो गर्म होने के बाद क्या होने लगते हैं? ऑक्सीकृत होने लगते हैं। आप देखिएगा ना, नॉर्मली बैटरी में 2 तार सटा दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा इतना गर्म होगा, फिर ना गर्म होकर लगेगा पिघल जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बस यही सब चीज़ था। अब एक सवाल है
और बड़ा प्यारा सा सवाल है। आंसर आप लोग खुद से कर पाइएगा ना? अरे हाँ या ना बोलना। थोड़ा सा पैसेंस रख के एक बार दो बार रिवीजन करिएगा। और हमको पता है लिखाएगा नहीं, लिखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? एक बार आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर देख लिए, उसके बाद आप ना जस्ट एक बार याद कर लीजिए, 3 बार 4 बार लिखिए खुद से। क्या बताए थे सर? अच्छा, मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं सबका? तो ऐसे लिखना है 2-3 बार अपने दिमाग से सोच सोच के। मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है, यह हवा के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? हीट रिलीज करता है। इसी के कारण हम लोग इसमें क्या लगाते हैं? मिश्र धातु के अवयव लगाते हैं। आगे चलिए। विद्युत का संचरण के लिए प्रायः कॉपर या एल्युमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड ना यूज्ड होगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी या फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। विद्युत के प्रवाह के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग? कॉपर या एल्युमिनियम, तांबा या एल्युमिनियम के तार का उपयोग क्यों करते हैं? बड़ा सिंपल है, देखो कितना मस्त सवाल है, कितना मस्त आंसर भी होगा। कॉपर तथा एल्युमिनियम विद्युत के अच्छे क्या है? चालक है, गुड कंडक्टर है। कॉपर तथा एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता क्या होगा? कम। जिसका रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता कम होगा, जिसका प्रतिरोधकता कम होगा, करंट एकदम आराम से जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब तांबे तथा एल्युमिनियम के तारों में विद्युत प्रेषित होती है यानी प्रवाहित होती है तो उष्मा के रूप में शक्ति का ह्रास क्या होता है? कम होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता ज़्यादा रहेगा तब ना ज़्यादा उष्मा निकलेगा। प्रतिरोधकता क्या है? तो उष्मा क्या होगा? कम आएगा, यानी कि इसमें करंट जो है बर्बाद नहीं होता। इसलिए हर जगह हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम या तो कॉपर का। घर के अंदर में कॉपर का यूज ज़्यादा कर लेते हैं और बाहर वगैरह देखिएगा पोल वगैरह में एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम के अंदर में एल्युमिनियम ऐसा लचीला होता है। हम लोग घर में एल्युमिनियम का यूज ज़्यादा क्यों नहीं करते? क्योंकि थोड़ा सा बैंड इधर उधर हुआ तो तुरंत उसमें कार्बन लग जाता है या तुरंत उसमें क्या होता है? टूट जाता है। इस तरह का सिचुएशन या कंडीशन देखने को मिलता है ना। वो जल्दी से अगर अंडर वायरिंग करेंगे तो वो जल्दी मुड़ेगा नहीं, घुरेगा नहीं। समझ में आ रहा है? और कॉपर बहुत ज़्यादा क्या होता है? थोड़ा सा इलास्टिक होता है, वो बहुत ज़्यादा आराम से घूम फिर जाता है। इसलिए हर जगह किसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग? कॉपर का। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना? आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आज की क्लास में सबको समझ में आ गया ना? पक्का? तो ऑनलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग अगर ये वीडियो देखें तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को। ठीक है बच्चों? तो चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।